Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you can hear me. I tried before, but I don't know whether you can hear me or not. मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर असद तमीज़ निज़ामी है. आई एम प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री एट रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी और मैं चेयरमैन हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री जो कि WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर है फॉर मेंटल हेल्थ रिसर्च एंड ट्रेनिंग. और I'm very thankful to Dr. Aiza Abed and to Ms. Iram for creating this group. I think this is a need of the time. I think from this group आप बहुत सारे ऑडियंस बहुत सारी वो बातें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं जो पॉसिबली अदरवाइज अवेलेबल ना हो. सो आई एम थैंकफुल टू देम एंड दे वांटेड कि आज मैं आपके साथ कोई फॉर अबाउट हाफ एन आवर में एक मेंटल हेल्थ पे कोई ना कोई सेशन करूं. ठीक है. सो बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन जो आपके मेंटल हेल्थ का है, मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मैं एज ए प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ. अब रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के 3 बिग हॉस्पिटल्स को लुक आफ्टर करती है, जिसमें होली फैमिली हॉस्पिटल भी है, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल भी है और साथ एक DHQ हॉस्पिटल भी है. मैं क्यों इस बात को मेंशन कर रहा हूँ, बिकॉज इसकी रेलेवेंस होगी जब मैं आपसे बाद में इस बारे में बात करूँगा. सिलसिला ये कि जो बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है वहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री कहते हैं, वेयर आई वर्क और जहाँ पे मैं एज अ चेयरमैन काम कर रहा हूँ, इज़ डेजिग्नेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एज अ हॉस्पिटल फॉर कोरोना वायरस. यानी कि जो भी पिंडी इस्लामाबाद में जिनको ये फ़िक्र हो या जिनको शक हो कि उनको कोई इन्फेक्शन है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, तो वो पॉसिबली बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल आएंगे. वजह बिकॉज बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में एक हमारे फ़िल्टर और फ्लू क्लिनिक है जहाँ पे इनिशियल आपकी असेसमेंट होती है. उसके बाद अगर ये शक हो कि आपको कोई इन्फेक्शन है तो फिर आपको शिफ्ट कर दिया जाता है टू अ वार्ड और वार्ड से आपका सैंपल जाता है जो कि सर्टिफाई करता है, टेस्ट करता है कि आपको खुदा न खास्ता कोई कोरोना इन्फेक्शन तो नहीं है. और अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी बात हो तो फिर एक और हमारा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी. हम पेशेंट्स को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं. ये सब कुछ बताना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ लोग जो पिंडी इस्लामाबाद से बिलोंग करते हों वो तो सारे हॉस्पिटल्स को, सिस्टम को समझते हों, लेकिन शायद हमारी वो ऑडियंस जो पॉसिबली पिंडी इस्लामाबाद से नहीं है उनको समझाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त इस सारे क्राइसिस में हमारे जो हेल्थ सिस्टम हैं और हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो किस तरह से काम करें. सो अगेन वही रिपीट कर रहा हूँ कि रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी इन तीनों अस्पतालों को देखती है, जिसमें से बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल जो है जहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट लॉन्च करता है, हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर कोरोना इन्फेक्शन. लेकिन क्योंकि आज का टॉपिक जो है मैंने जैसे पहले कहा वो मेंटल हेल्थ से लिंक्ड है. अब आप सब लोग जो है इस वक्त सोच रहे होंगे कि हम मेंटल हेल्थ पे क्यों बात करें. कुछ देर के लिए सोचें कि 2005 जब ज़लज़ला आया पाकिस्तान में और 2010 जब हमारे फ्लड्स आए, उस वक्त क्या हुआ था. उस वक्त हुआ यही था कि क्योंकि एवरीबडी वॉज सो वरिड के 2 मेजर इलाके पाकिस्तान के जहाँ पे ज़लज़ला आ गया है, वहाँ पे हमने इमदाद कैसे पहुँचानी है, हमने वहाँ पे लोगों की देखभाल कैसे करनी है, वहाँ पे खाने की कमी हो गई है, वहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं. 2010 में जब फ्लड्स आए तो सेम सिचुएशन थी. लोग जो हैं बेघर हो गए, लोगों को हमने कहाँ पे बसाना है, लोगों को कहाँ पे हमने उनके खाने का इंतज़ाम करना है, लोग जो बीमार हो गए, जो इंजर हो गए, उनको हमने कैसे देखना है. अब इस सारे सिलसिले में एक चीज़ होती है जो हमें याद रखनी चाहिए, वो ये है कि जो हमारी सेहत है वो जहनी सेहत और जिस्मानी सेहत अलग अलग नहीं है, दोनों एक साथ चलती हैं. जब भी कोई डिज़ास्टर होता है या जब भी कोई ऐसी आफात आती हैं तो हमारी सारी सारी तवज्जो जो है वो जिस्मानी सेहत पे होती है कि हमने जानों को बचाना है, हमने लोगों को बचाना है. और ये 2005 में हुआ और यही 2010 में हुआ. अब भी इस वक्त हमारा जो मेन हमारी जो तवज्जो है वो इस बात पे ही है कि अस्पताल में हमने मास्क कैसे पहुँचाने, हमने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है उसको कैसे लेके जाना है, हमने किट्स कहाँ से लेके आनी है, हमने राशन कैसे जनरेट करना है. हम शायद ये भूल रहे हैं कि इस दौरान बहुत सारे जहनी मसाइल जो इमर्ज हो रहे हैं उसकी तरफ शायद तवज्जो कम रह जाती है. और आम तौर पे ये देखा जाता है कि जब ये आफात आहिस्ता आहिस्ता कुछ कम होने शुरू होती हैं तो वो टाइम आता है जब जहनी मसाइल जो बढ़ना शुरू हो जाते हैं. आई एम श्योर कि इस वक्त जितने लोग, हम सब लोग इस बात से परेशान हैं कि ये क्या हो गया, अनप्रिपेयर्ड थे.
नवंबर दिसंबर में कोरोना इन्फेक्शन चाइना में स्टार्ट हुआ और उस वक्त तक लोगों का ख्याल था कि शायद सराउंडिंग एरियाज़ में आएगा, सराउंडिंग कंट्रीज़ में आएगा। ईरान इफ़ेक्ट हुआ, ईरान के बाद पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान के बाद सडनली सारा यूरोप और सारा यूएस इसकी लपेट में आ गया। और इस बुरी तरह से लपेट में आया कि आज सुबह मैं स्टेटिस्टिक्स देख रहा था कि कोई यूएस में 30,000 लोग, 30,000 इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ़ पीपल जो कि इस वक्त खुदा न खास्ता देर नो मोर इन दिस वर्ल्ड, डेथ हो चुकी है उनकी। सेम यूरोप में भी ये सिलसिला है। अब पाकिस्तान में जब आप रोज़ाना टेलीविज़न के सामने बैठते हैं और गौर से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जी हमारा जो 2000 और 3000 का रेशो था वो चेंज हो गया है और अब तकरीबन हम 7000 क्रॉस करने वाले हैं। पहले हमारी डेथ्स जो हैं कोई 50-51 तक थी, लेकिन 6 अप्रैल के बाद वो तकरीबन 130 क्रॉस कर गई हैं। अब ये वो चीज़ें जब आप सुनते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको एक परेशानी फ़िक्र होती है, और जब सबसे ज़्यादा फ़िक्र परेशानी किस बात पे, अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो ये वो ख्यालात हैं जो आप कभी तो शेयर करते हैं किसी के साथ और कभी आप शेयर नहीं करते किसी के साथ, और ये जहन में आपके 24 घंटे घूमते रहते हैं और आप टेलीविज़न के सामने बैठते हैं। और उसके बाद आप इस डिज़ास्टर में सिचुएशन ये है कि क्योंकि एक लॉकडाउन है तो आप घर से बाहर नहीं जा सकते। तो जब आप घर के अंदर बैठते हैं तो आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं कि या आप डिफरेंट टेलीविज़न चैनल्स देखते हैं और सोचते हैं कि क्या हुआ और क्या करना चाहिए था, या पॉसिबली कोशिश करते हैं एक दूसरे से टेलीफोन, ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे एक्सचेंज करते हैं कमेंट्स के क्या हो रहा है। अब सिलसिला ये है कि जो एक पोस्टर पे एक टर्म लिखी हुई थी MHPSS, और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये MHPSS क्या चीज़ है। MHPSS इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। MHPSS का सिंपल लफ्ज़ों में मतलब है मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल सपोर्ट। अब ये मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल सपोर्ट अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जो जहनी सेहत, और जहनी सेहत के लिए हम क्या तरीक़ाकार ढूंढ सकते हैं दवाइयों के अलावा। हर चीज़ के इलाज दवाइयों में नहीं है। अब इस वक्त जब से ये हमारा पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं। प्रॉब्लम्स ये हो रही हैं कि जो पहले आपके जितने भी डिज़ास्टर्स थे, चाहे वो अर्थक्वेक था 2005 में या फ्लड्स थे 2010 में, उनका एक स्टार्ट था और उसके बाद उनका एक एंड हो गया था। इस वक्त जो फ़िक्र है हमारी वो ये है कि स्टार्ट तो हो गई एक चीज़, एंड कब होनी है उसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो हर रोज़ जब आप सुबह उठते हैं आपकी सबसे पहली फ़िक्र ये होती है कि कल जितने लोग अफेक्ट हुए थे अब आज कितने हो गए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, कल इतनी डेथ्स हुई थी और आज कितनी डेथ्स हो गई हैं। तो जब ये आपके जहन में ख्याल आता है तो इस फ़िक्र के साथ आपकी परेशानी बढ़ जाती है, आपकी स्ट्रेस बढ़ जाती है। अब मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ टाइम्स और ओकेशन में स्ट्रेस के साथ डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। कुछ लोग तो ये होंगे कि जो फ़िक्र परेशानी में चले जाएंगे, जिसको हम सिंपल लफ्ज़ों में कहते हैं कि एंक्शस हो जाएंगे, बेचैनी हो जाएगी, कुछ को घबराहट होना शुरू हो जाएगी। कुछ ये भी होंगे कि खामोश हो जाएंगे, खामोशी में चले जाएंगे, डिप्रेस भी हो जाएंगे, बातचीत करना छोड़ देंगे। उसके साथ साथ ही सिलसिला ये होगा कि उनकी रूटीन्स ख़राब हो जाएंगी, खाने पीने की रूटीन ख़राब हो जाएगी, नींद आने की रूटीन ख़राब हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें स्टेज बाय स्टेज चलना शुरू हो जाती हैं। अब हो ये रहा होता है कि क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारी सही तवज्जो ये होती है कि हमने अभी इस वक्त देखते हैं कि हमारी जिस्मानी सेहत ठीक रहे, बाहर नहीं निकलना, ख्याल करना है, प्रोटेक्शन करनी है, हमें इन्फेक्शन ना हो जाए, किसी के साथ नहीं जाना, क्राउडेड जगहों पे नहीं जाना, वो बिल्कुल सही चीज़ें ठीक हैं और हमें करनी भी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट साइड बाय साइड हमारे अपने साथ क्या हो रहा है उसको शायद हम इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी सही तवज्जो सब जिस्मानी सेहत की तरफ होती है। अब ये जो MHPSS का कॉन्सेप्ट है ये इसलिए आया कि क्योंकि साथ साथ हमारी जहनी सेहत पे कुछ ना कुछ असर हो रहा होता है, तो सोचा यह गया कि इसके लिए क्या किया जाए। अब MHPSS जो है कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है, बड़े अरसे से दुनिया में प्रैक्टिस हो रही है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये सिर्फ जहनी सेहत के लिए वो तरीक़ाकार हैं जिसमें दवाइयों का हम इस्तेमाल नहीं करें, और जिसके साथ हम कोशिश ये कर सकते हैं कि आप लोगों को वो सपोर्ट प्रोवाइड कर दें कि जिसकी वजह से आप अपनी नॉर्मल डे टू डे रूटीन्स को कैरी ऑन कर सकें। अब यहाँ पे आपके जहन में ऑब्वियसली ये सवाल आएगा कि हमें MHPSS की ज़रूरत क्यों है। एक आम अंदाजे के मुताबिक जब कोई भी ऐसी आफात आती हैं तो आम पॉपुलेशन के मुकाबले में उन आफात की वजह से एटलीस्ट 20% चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके परेशान होने में, यानी कि एंक्शस होने में या डिप्रेस होने में।
तो अगर ये दोनों चीज़ें साथ साथ शुरू हो जाएंगी कि आप एंक्शस भी हो जाएं और आप परेशान भी हो जाएं, आप डिप्रेस भी हो जाएं, तो जो कुछ आपने दूसरों के लिए करना है या जो कुछ आपकी कैपेसिटीज़ हैं दूसरों की हेल्प करने की, वो नहीं हो सकेंगी। तो इनफैक्ट आप हेल्प करने के बजाय खुद परेशान और बीमार हो जाएंगे। सो क्वेश्चन ये है कि जब हमें आइडिया है कि ये चीज़ बढ़नी है या बढ़ जाती है, हमने सोचना है कि इसका हल क्या है हमारे पास, हम इसको कैसे रोक कैसे सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि WHO ने भी और मुख्तलिफ क्रेडिबल एजेंसीज़ ने कुछ आपको टिप्स प्रोवाइड किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहली टिप तो ये है कि आप ये समझने की कोशिश करें कि इन हालात में हमारे जो आम नॉर्मल रिएक्शंस हैं उनमें तब्दीली आएगी। अगर आप पहले बहुत खुश बाश रहते थे या बिल्कुल एंक्शस नहीं थे, परेशान नहीं थे, इन दिनों में हो सकता है कि आपके मूड मिजाज में तब्दीली आए, और हो सकता है कि आप उस तरह से हशाश ना हो सकता है कि आपको किसी वक्त गुस्सा भी आए, हो सकता है किसी वक्त आप नाराज़ भी हो जाएं, हो सकता है आप किसी वक्त अपने गुस्से का इजहार भी कर दें। सो हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, अनटिल अनलेस खुदा ना खास्ता ऐसी कैफियत हो कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, वो अलग बात है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो ये है कि आप अपनी काइंडली जो नॉर्मल डे टू डे रूटीन है उसको आपने फॉलो करना है। आजकल ये है कि बिकॉज इस एक डिजिटल वर्ल्ड है, टेलीविज़न है, डिफरेंट चैनल्स हैं, आप लोगों की रूटीन्स डिस्टर्ब हो गई हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, लोगों ने ऑफिस नहीं जाना, बाहर नहीं निकलना, बच्चे जो हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस क्लोज्ड हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, डिफरेंट टाइम पे क्लासेस होती हैं। सो उस रूटीन्स की ख़राबी की वजह से ये है कि आप सब लोग, मेजॉरिटी, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी, लेकिन आप अगर आप टेलीविज़न के सामने बैठे रहेंगे, आप रात को 2 बजे सोएंगे और सुबह अगर आप 10, 11, 12 बजे उठेंगे, तो वो हैज़र्डस है आपकी दोनों जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए। तो सेकंड एक टिप ये है कि काइंडली इंश्योर करें कि जो इससे पहले आपका एक रूटीन स्ट्रक्चर था कि आपने एक वक्त पे सोना था, एक वक्त पे आपने उठना था, प्लीज़ उसको फॉलो करें, उसको डिस्टर्ब ना करें। इसी से लिंक्ड एक और इशू, सॉरी, इसी से लिंक्ड एक और कंसर्न है कि कुछ लोग जो हैं जो शायद इससे पहले नींद के लिए, रात को सोने के लिए, या कुछ लोग हैं जिनकी स्मोकिंग की हैबिट थी, उनकी इन दिनों में स्मोकिंग बढ़ जाती है, या दवाई लेने का जो एक तनासब है बढ़ जाता है, जिसमें आमतौर पे स्लीपिंग पिल्स हैं वो ज़्यादा लेने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनकी एंग्जाइटी स्ट्रेस बढ़ती है। उसको कम करने के लिए दे पॉसिबली टेक मोर ऑफ दीज ड्रग्स। प्लीज़ एक सजेशन और एक एडवाइस और एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली इंश्योर करें कि आप ऐसी दवाइयाँ जो स्लीपिंग पिल्स हैं या जो और दवाइयाँ जो आप पहले नहीं लेते थे उनको लेने की कोशिश ना करें। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हम मीडिया को देखने में और सुनने में कितना टाइम स्पेंड करते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट मीडिया, आप बिल्कुल बैठें, आप बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग आवर्स हैं, ये एक WHO की रिकमेंडेशन भी है कि प्लीज़ लॉन्ग आवर्स मत स्पेंड करें। उससे नुकसानात ये हो रहे हैं कि जो एक वर्ड हमने आजकल हर जगह सुनते हैं कि जी सोशल डिस्टेंस, ये एक्चुअली वर्ड सोशल डिस्टेंस उस तरह नहीं है जिस तरह से हम समझ लें। दिस इज़ नॉट सोशल डिस्टेंस, दिस इज़ फिज़िकल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आप समाजी तौर पे दूर हो जाएं, समाजी तौर पे आपको कोई दूर नहीं कर रहा, फिज़िकली आपको दूर करें कि आप दूसरों से दूर रहें ताकि इन्फेक्शन ना फैले। अगर एक ही घर में हम बैठ के, हम सब लोग मुख्तलिफ़ कमरों में और मुख्तलिफ़ जगहों पे बैठ के अपनी टैबलेट्स पे, आईफोन्स पे, लैपटॉप्स पे अलग अलग हर चीज़ को देखना शुरू हो जाएंगे, तो ये वाकई एक किस्म का सोशल डिस्टेंस है कि एक घर में रहते हुए अब आप साथ नहीं रह रहे। आई वुड रिक्वेस्ट कि जब आप एक घर में हैं, आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अगर कोई अपना फिज़िकल डिस्टेंस रखते हैं ज़रूरी है, लेकिन सोशली डिस्टेंट ना हो जाए। बातचीत एक दूसरे से करें, डिस्कस करें, ये कम्युनिकेशन आपके लिए बेस्ट हेल्पफुल होगी। इससे ये कि आप वेंटिलेट कर लेंगे, जो आपकी फ़िक्र परेशानी है उसको आप कंट्रोल कर लेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि आजकल की दुनिया में बिकॉज डिजिटल वर्ल्ड है, आपके पास इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेजेस हैं। कंसर्न ये है कि प्लीज़ काइंडली उस मटेरियल को फॉलो करें कि जो कि क्रेडिबल हो, यानी कि जो किसी एक अथॉरिटी की तरफ से आपके पास आया हो, किसी रिलायबल सोर्स की तरफ से आया हो। आजकल हम ये कर रहे हैं कि हम सुनते हैं, डाउनलोड करते हैं और उसको शेयर कर लेते हैं, पास ऑन कर देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो करेक्ट नहीं होती, इनकरेक्ट होती है। सो काइंडली इंश्योर करें कि उस इंफॉर्मेशन को बगैर सर्टिफाई किए आगे फॉरवर्ड मत करें।
कोशिश ये करें कि उस इंफॉर्मेशन में देखें कि क्या चीज़ है जो यूज़फुल है और क्या चीज़ है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टिप, बहुत इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरी है, जो कि आपकी इस मेंटल हेल्थ और साइको सोशल सपोर्ट के लिए काम आती है, वो ये कि आज से पहले आपकी बहुत सारी हॉबीज़ थी, बहुत सी चीज़ें आप करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो गए थे कि आपका सारा टाइम उसमें कंज्यूम हो गया। दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि वो जो महारत आपकी है या वो चीज़ें जो हॉबीज़ हैं जो आप हमेशा कर सकते थे, प्लीज़ मेक अ लिस्ट ऑफ दैट। और कोशिश ये करें कि उसको आप इन दिनों में एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से मतलब ये कि जब आप एक डेली रूटीन और एक स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, तो कोशिश ये करें कि आप उसको फॉलो करें। अब उसको फॉलो करने से ये होगा कि आपकी एक तो रूटीन लाइफ की स्ट्रक्चर हो जाएगी। दूसरा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आजकल आ रहा है कि हम क्या करें। करने से मतलब ये है कि हम लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस, सॉरी आई थिंक लिंक शायद डिस्टर्ब हो गया था। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम लॉकडाउन में, हम घर में बैठे हुए हैं, हम क्या करें। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि वो एक्टिविटीज़, वो चीज़ें जो आप पहले नहीं कर सके, उनको आप इस वक्त एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपकी वो जो एक रूटीन और एक मोनोटनी है वो टूट जाएगी। क्योंकि अभी इस वक्त एक ही चीज़ आप कर रहे होते हैं कि आप ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड कर लेते हैं, या उसके बाद पॉसिबली आप कुछ करते हैं, टीवी देख लेते हैं। तो ये वो सिंपल टिप्स हैं कि जिनको अगर आप अप्लाई करना शुरू करें तो आप अपनी जिस्मानी और ज़हनी से दोनों ठीक कर लेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल ज़रूर है कि लेट्स से किसी वक्त आपको ये महसूस हो कि नहीं, अब आपकी परेशानी, आपकी एंग्जाइटी, आपकी फ़िक्र जो बढ़ गई है, तो उसके कुछ वार्निंग साइन हैं। वार्निंग साइन क्या है कि आपकी बेचैनी जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब आपको बैठना मुश्किल हो जाए, आप बेचैन हो, आप घबराहट में हो और आपकी सोचें नेगेटिव होना शुरू हो जाएं कि जी पाकिस्तान में इतना तेज़ी से फैल रहा है, इतनी तेज़ी से डेथ्स हो रही हैं, हमारा क्या बनेगा, बच्चों का क्या बनेगा, हमारे साथ क्या होगा, और आप कहें कि जी हमने कोई काम नहीं करना। ये एक वार्निंग साइन है कि पॉसिबली चीज़ें एक ख़राब डायरेक्शन में जा रही हैं। या ये हो कि आपकी नींद में, खाने पीने में एक बड़ा मैसिव चेंज आ जाए, या ये कि आप हर वक्त खामोशी में रहना शुरू हो जाएं, आपके मूड में चेंज आ जाए कि या आप गुस्से की तरफ चले जाएं, या इरिटेबल हो जाएं, या खामोश हो जाएं। तो ये वो चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि आपकी स्लोली ग्रेजुअली जो पहले एक फ़िक्र थी, परेशानी थी, वो बढ़ती जा रही है और खुदा न खास्ता वो एक डिज़ीज़ की तरफ जा रही है। यानी कि अब आप अपने आप को हेल्पलेस महसूस करें कि कुछ भी नहीं हो सकता और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये वो टाइम है कि जिसमें फिर आपने देर नहीं करनी और आपने कोशिश करना है कि किसी प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर ले लेनी है। उसकी वजूहत ये हैं कि अगर आप अपने आप को सही नहीं रख सकेंगे, अपनी जिस्मानी सेहत के साथ ज़हनी सेहत ठीक नहीं रख सकेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करना शुरू कर देंगी। अब यहाँ पे एक और हमारा बहुत बड़ा सेक्शन है और वो है बच्चों का। क्योंकि बच्चे हमसे बहुत फ़र्क हैं। बच्चे उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते जिस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, या जिस तरह से हम शेयर कर लेते हैं, हम एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं। अब बच्चों में क्या चेंज आ जाएगा, क्योंकि आई एम श्योर कि बहुत सारे हमारे ऑडियंस हैं जो जिनके बच्चे होंगे, और बच्चों की ज़िंदगी आजकल सिर्फ एक ऑनलाइन क्लासेस के अराउंड है। घर में रहना है, पार्क में नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, किसी ज़रूरत के तहत जाएंगे, उसके अलावा कोई नहीं। सबने कोशिश ये करनी है कि बच्चों को हमने अंडरस्टैंड करना, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, वो बड़ा डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे। वो क्योंकि ख़बरें भी सुनते हैं, आपकी बातें भी सुनते हैं, और वो कोशिश ये करेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ साथ रहना चाहेंगे। आप क्योंकि उलझे हुए होते हैं अपनी सोचों में, जहनी तौर पे आप परेशान होते हैं, तो आप उनको किसी वक्त झड़क भी देंगे, गुस्से में भी आ जाएंगे, और आप कहेंगे कि आप बैठ जाएं। काइंडली कोशिश ये करें कि जितने भी आपके साथ बच्चे हैं उनके साथ आप एंगेज रहें। बच्चों के साथ एंगेज रहने का मकसद ये है कि उनको थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, उनके साथ आपको थोड़ी बातचीत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप उनसे जो बातचीत करेंगे उसमें दो चीज़ें आपने करनी है। नंबर वन तो ये है कि पहले ये सोच देखें कि वो क्या पूछना चाहते हैं, उनके जहन में क्या बात घूम रही है, उनके जहन में क्या सवाल आते हैं। जब आप उनसे ये बात पूछ लेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं या वो क्या चीज़ सोच रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उनको आंसर कर सकते हैं। सेकेंडली ये है कि बच्चों के लिए घर में कोई और रूटीन भी आपने क्रिएट करनी है। क्योंकि अगर बच्चे जो हैं सारे वक्त ऑनलाइन कोर्स पे रहेंगे या पढ़ाई करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर में कोई ऐसी एक्टिविटी क्रिएट करें कि जिसके साथ साथ आप उनको एंगेज कर लें। ठीक है। बच्चे जब आपके साथ किसी एक्टिविटी में एंगेज रहेंगे
तो बच्चों को भी एहसास होगा कि उनकी आपके साथ कोई दूरी नहीं है और बच्चे आपके साथ मिल के कुछ ना कुछ करें। थर्डली ये कि बच्चे जो हैं उनको एक चीज़ और आपने प्रिपेयर करानी है, और मैं वर्ड खुदा न खास्ता यूज़ कर रहा हूँ कि किसी वक्त घर के किसी फ़र्द को अगर लेट्स से कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि उस वक्त हमने नेक्स्ट प्लान क्या करना है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं से इन्फेक्ट हो जाती है, आजकल आपको हर जगह से ख़बर मिलेगी कि उस घर में ये इन्फेक्ट हो गया, उस घर में फ़लाना इन्फेक्ट हो गया। अब क्योंकि जब इन्फेक्ट होते हैं और सर्टिफाई हो जाएं तो फिर सारी की सारी फैमिली क्वारंटीन होती है। कुछ दफ़ा ये होता है कि अगर कोई फ़र्द है, हम में से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हेल्थ प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, अगर किसी को खुदा न खास्ता से हम इन्फेक्ट हो जाएं तो आइसोलेट होना पड़ेगा, क्वारंटीन होना पड़ेगा। अब बच्चों को हमें उसके लिए तैयार रखना चाहिए, और उसके लिए दो तरीक़ाकार है। एक तो ये कि बच्चों को ये समझाएं कि ये इन्फेक्शन है क्या, इसमें होता क्या है। खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि हर किसी की डेथ हो जाती है, सो हमारा लैंग्वेज और हमारे समझाने का तरीका ऐसा हो कि बच्चे कंफर्टेबली उसको सुने, हम उनके सवालों को सुने और हम उनको जवाब दें। सेकेंडली ये है कि बच्चों को ये समझाना ज़रूरी है कि शायद खुदा न खास्ता किसी वक्त अगर हमें किसी हॉस्पिटल में या हमारे घर के किसी फ़र्द को, उसमें कोई भी हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे घर हैं जहाँ पे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं और वो बड़ा वर्नेबल ग्रुप है, जो एज के लोग हैं उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर उनको किसी वक्त इन्फेक्ट होकर जाना पड़ा, क्योंकि बच्चों का बड़ों के साथ एक बहुत लगाव होता है, दादा दादी के साथ एक बड़ा लिंक होता है, तो बच्चों को शायद वो क्लियर होना चाहिए कि उस वक्त अगर कोई फ़र्द किसी वक्त आइसोलेशन क्वारंटीन में जाना है तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कैसे रिएक्ट करना है। अब ये हमारा काम है कि हम उनको, बच्चों को कैसे इसके लिए ट्रेन करें। सो हमारे पास एक प्लान होना चाहिए कि अगर किसी वक्त ये चीज़ होएगी तो हमने उसके लिए क्या करना है। एक और अभी रिसेंटली जो इशू जनरेट हो रहा है वो एक डोमेस्टिक वायलेंस का भी हो रहा है। कुछ लोगों ने इस बारे में पूछा भी है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्यों हो रही है। उसके दो जवाब हैं। डोमेस्टिक वायलेंस ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस कोविड इन्फेक्शन या कोरोना इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, ऐसी बात नहीं है। बात उसमें यह है कि हर घर एक जैसा नहीं होता, बिकॉज़ बहुत सारे हाउस होल्ड हैं जहाँ पे लोग मिलजुल के रहते हैं, उनके आपस में एक रेगुलर इंटरेक्शन होती है। कुछ शायद घराने या कुछ ऐसे घर हैं कि जहाँ पे इस इन्फेक्शन से पहले भी एक हम आहंगी नहीं रही, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने वाली फ़ज़ा पहले भी नहीं रही, और ये वायलेंस का जो एक डोमेस्टिक वायलेंस का एलिमेंट है पहले भी उन घरों में रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस ऐसी सिचुएशन में जब डिज़ास्टर्स होते हैं तो वो बढ़ जाती है। अब बढ़ इसलिए रही है कि टॉलरेंस नहीं है। सो अगर एक लॉकडाउन सिचुएशन है, बिकॉज हमारी सोसाइटी में डिफरेंट स्टेटा हैं, आपके वेल ऑफ लोग भी हैं, मिडिल क्लास भी है, लोअर क्लास भी है, हर किसी की सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं और उनकी जो रहने की और उनकी जो कैपेसिटीज़ हैं और जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो सारी फ़र्क हैं। सो हो ये रहा है कि टॉलरेंस की कमी हो रही है। आप एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं, अब उसमें बहुत सारे रीज़न फाइनेंसिस के भी हैं, बिकॉज़ एक बहुत बड़ी क्लास है कि जो कि अपनी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में आ गई है, काम पे नहीं जा रहे हैं, अर्निंग्स नहीं है, फाइनेंसिस नहीं है, उनकी एक बेतहाशा परेशानी जनरेट हो गई है कि हमारा आगे क्या बनेगा। सो इस चीज़ के लिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि टॉलरेंस को थोड़ा सा जनरेट करें। टॉलरेंस जो जनरेट जब होगी कि जब आप देखेंगे कि आपके जो बड़े हैं, बच्चे क्योंकि उसको फॉलो करते हैं, सो बड़ों ने ये देखना है कि जहाँ पे आपको फील हो कि आपका एक आर्गूमेंट शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे हमें अपने आप को रोक लेना चाहिए। क्योंकि वायलेंस जनरेट जब होती है कि जब एक आर्गूमेंट शुरू होता है और वो आर्गूमेंट एंड नहीं होता, चाहे वो एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक बहुत ही स्मॉलर इशू पे। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ हमें ये फील हो कि अब ये आर्गूमेंट जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो एक ना एक पार्टनर को उसमें से पुल आउट कर लेना चाहिए, अपने आप को खामोशी में ले जाना चाहिए कुछ देर के लिए, और हमें सोचना ही चाहिए कि हम इस बारे में बातचीत करेंगे लेकिन कुछ देर के बाद। ये जो हमारा एक सिंपलिस्टिक मेथड है जिसमें सिंपल हम ये कर रहे हैं कि हम उस कन्वर्सेशन को उस वक्त एंड करें, और हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि हम इस बारे में बाद में बात कर लेते हैं। अब ये सारी कम्युनिकेशन स्किल्स है जो कि आपकी मेंटल हेल्थ और साइको सोशल सपोर्ट का हिस्सा है, तो उसको एक्सरसाइज करें। जब अगर आप बच्चों के सामने वायलेंट हो जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, टेम्परामेंट ख़राब होगा, तो बच्चे उस रोल मॉडल को फॉलो करेंगे, और बच्चे जब आपको देखेंगे तो वो वायलेंस उनके अंदर ट्रांसलेट होगी। बच्चों के अंदर वायलेंस ट्रांसलेट होगी तो वो उसको डिफरेंट तरीक़ों से एक्सरसाइज करेंगे, किसी चीज़ को तोड़ेंगे, फेंकेंगे, गुस्से में आएंगे, और आप एज अ रिएक्शन उनके साथ मज़ीद हार्श हो जाएंगे।
तो ट्राई अंडरस्टैंड कि एक सर्कुलर फैशन है, तो इस सर्कुलर फैशन को हमने नहीं एग्जीक्यूट करना कि एक चीज़ से लिंक होकर दूसरी चीज़ शुरू हो जाए। तो ये वो कुछ टिप्स हैं जिसको एडल्ट्स भी और बच्चे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। कैटेगोरिकली इसको हम मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल सपोर्ट इसलिए कहते हैं कि ये हमारी जहनी सेहत के लिए, और साइको सोशल सपोर्ट में हमारे आसपास के लोग आ जाते हैं जो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। उन सब का रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसके साथ हम इन कंडीशंस में विदाउट यूजिंग एनी मेडिकेशन एटलीस्ट हम अपनी जहनी सेहत को मेंटेन रख सकते हैं। इसमें ऐड करना चाहूँगा कि कुछ रिसोर्सेज भी हैं जहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंस्ट्रूमेंट आप समझ लें या एक किताब आप समझ लें जिसका नाम है साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड। जिस तरह से आप अगर फ़र्स्ट एड की बात करते हैं कि किसी को कोई चोट लग गई है, तो फर्स्ट एड में आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप कोशिश करते हैं कि जी कोशिश करेंगे, डिटॉल ढूंढेंगे, ज़ख्म को साफ़ कर देंगे, ठीक कर देंगे। एक आपकी फ़र्स्ट एड का एक किट होती है जिसमें से आप चीज़ें लेंगे और आप उसके लिए कोई हेल्प आउट कर देंगे। साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड क्या है? साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड ये है कि जिस तरह से जिस्मानी तौर पे कोई ज़ख्मी हो सकता है, हम जहनी तौर पे भी ज़ख्मी हो सकते हैं। अब जहनी तौर पे कैसे ज़ख्मी होते हैं? कंटिन्यूस स्ट्रेस की वजह से, जिस तरह से आजकल हो रहा है कि हमें ये नहीं पता कि ये चीज़ कब एंड होगी, इसका एंड कब आएगा, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होने वाला है। इन सब चीज़ों को हम सोचते हुए हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि किसी भी तरीके से जो है, किसी भी तरीके से हम इसको कंटेन कर लें। अब कंटेन करने का तरीका क्या होगा? जो साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड है उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टेप्स नहीं है, और ये WHO की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो अवेलेबल भी है। और एडवांटेज ये है कि ये जो साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड है ये उर्दू में ट्रांसलेट हुई हुई है, और इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री ने इसको उर्दू में ट्रांसलेट भी किया हुआ है। इसमें डिफरेंट सेक्शंस दिए हुए हैं जिसमें बेसिकली ये बताया गया है कि आपने किसी भी आफात के वक्त कम्युनिकेट कैसे करना है, क्या लफ्ज़ बोलने हैं, क्या लफ्ज़ नहीं बोलने हैं, क्या जुमले बोलने हैं, क्या जुमले नहीं बोलने हैं, किस चीज़ को कैसे प्लान करना है, किस चीज़ के लिए हेल्प कहाँ से लेनी है। तो इसको हम साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड कहते हैं। आई वुड रेकमेंड कि अगर आप लोग साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड को डाउनलोड कर लें और उसको ज़रूर उर्दू वाले वर्जन को पढ़ ज़रूर लें। इस साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड में कुछ आपके रियल लाइफ सिनेरियोज़ भी दिए हुए हैं। आजकल हम बहुत सारी खबरें सुनते हैं कि इस हॉस्पिटल में ऐसा हो गया, इस घर में ऐसा हो गया, इनके साथ ये चीज़ हो गई। हमने देखना है कि हमने उस वक्त करना क्या है, क्योंकि इस वक्त अगर हम सब ये आउटलाइन करेंगे कि प्रॉब्लम्स हैं क्या, प्रॉब्लम्स का हमें बहुत अच्छी तरह से आइडिया है कि प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, पब्लिक में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो लोग जो मेरे कॉलीग्स हैं या मेरे साथ काम करते हैं, जो हम हस्पताल में काम करते हैं, हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं। आपको रोज़ खबर मिलती होगी कि अब फलाना कितने डॉक्टर्स अफेक्ट हो गए हैं, डॉक्टर्स में ये स्प्रेड होना शुरू हो गया है, विच अगेन इज़ हैपनिंग अनफॉर्चुनेटली। सो ये साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड जो है, हम आजकल इसकी ट्रेनिंग्स जो हैं अपने डॉक्टर्स को भी दे रहे हैं। वजह इसकी है कि उन लोगों ने अगले कुछ महीनों तक उन लोगों को देखना है जो कि इन्फेक्ट होके भी आएंगे, जो कि कोरोना पॉजिटिव भी हो जाएंगे, उनको कैसे हेल्प आउट करना है। तो उसके लिए ये साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड इज़ अ वेरी गुड टूल क्योंकि आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो एक और बुकलेट है जो कि अभी उर्दू में ट्रांसलेट भी हो रही है, जिसका नाम है माय हीरो इज़ यू। ये स्पेशली बच्चों के लिए बनाई गई है जिनकी उम्र 6 और 11 साल के बीच में है, और इसमें एक स्टोरी के तौर पे डिपिक्ट किया गया है कि किस तरह से इन्फेक्शन के साथ बच्चों का क्या रोल है, और बच्चों ने उस इन्फेक्शन को किसी भी सूरत में अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। लेकिन बेहतर ये होगा कि इसकी सजेशन ये और रिकमेंडेशंस ये हैं कि पॉसिबली आप बड़े उसको पढ़ के यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और आप उसको समझा सकते हैं बच्चों को कि उन्होंने उस पर कैसे एक्ट और रिएक्ट करना है। सो ये दो चीज़ें जो कि आप अपनी अमली ज़िंदगी में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। जो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल सपोर्ट की, तो मैंने जैसे शुरू में कहा कि हम बात कर रहे हैं कि वो तरीक़ाकार या वो चीज़ जिससे हम अपनी जहनी सेहत को बचा लें, लेकिन साथ हम मेडिकेशन का यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी वक्त आप फील करते हैं कि ये स्टेज ऐसी आ जाती है कि जिसमें आपकी जो सिंपल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सिंपल जो आप लोग हेल्प करना चाह रहे हैं किसी की, वो यूज़फुल नहीं हो रही, और जैसे मैंने आपको कुछ वार्निंग साइंस बताए थे
जो आपकी ये इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, डिज़ास्टर सिचुएशंस हैं, वो आइडियल सिचुएशंस नहीं होती। जो काम आप आम दिनों में कर रहे होते हैं वो इन दिनों में नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि अगर आप किसी वक्त ये महसूस करें कि आपकी ज़हनी सेहत ठीक नहीं है और आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं, चाहे आप किसी साइकाइट्रिस्ट के साथ या किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ, आपके लिए बड़ा आसान था कि आप ट्रैवल करेंगे, फ़ोन करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, जाएंगे, उनसे मिल लेंगे। अब आजकल इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको उनसे ज़्यादा एक्सेस नहीं होती, चाहे आपके पास हेल्पलाइंस होती हैं लेकिन मुश्किलात होती हैं। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, जिस तरह से कोई डिज़ास्टर आता है, उसमें हर चीज़ का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जो फैसिलिटीज़ आपको पहले मिली हुई थी कि अगर आप किसी डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं भी जाते थे, आप किसी से मिल बैठ के बातचीत कर लेते थे, आप बाहर चले जाते थे, आप आउटिंग कर लेते थे, अब वो भी पॉसिबल नहीं है। सो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, और इसलिए मैं बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि हमें बैठ के ये देखना है कि इस करंट सर्कमस्टांसिस में, कि जब हम घर के अंदर हैं, हमने किस चीज़ को कैसे एक्सरसाइज करना है। लेकिन अगेन वही रिपीट करूँगा कि अगर कोई स्टेज ऐसा है और आप समझें कि नहीं, अब हमने जो कुछ भी साइको सोशली करना था हमने कर लिया, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स या हमारी बातचीत या हमने जो एडवाइस लेना था हमें समहाउ हेल्प नहीं कर रही, तो वो टाइम है कि जब हमें सोचना पड़ेगा कि हमें प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। अब उस प्रोफेशनल हेल्प के लिए मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ ने हेल्पलाइंस क्रिएट की हुई हैं। अगर आप चाहेंगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री की आपको हेल्पलाइन चाहिए तो वो आई थिंक मैं ग्रुप पे भी पोस्ट कर दूंगा, और हमारा उसमें एक रेजिडेंट जो है वो 8 AM टू 8 PM अवेलेबल होता है, जो आपकी कोई जहनी सेहत से जो लिंक्ड क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर कर सकता है। इसी तरह से मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में अब टेली मेडिसिन यूज़ हो रहा है और आपकी हेल्पलाइंस ऑर्गेनाइज हुई हुई हैं। उन हेल्पलाइंस का मकसद ये होता है कि वो आपको एट द स्पॉट आपको एडवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि हेल्प और आपके लिए सपोर्ट बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। सो सिंपल टिप्स जो आपको शुरू में बताई हैं, अगर आप उसको फॉलो कर लें, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, इन केस अगर आपको किसी पर फील होता है कि चीज़ें जो हैं आउट ऑफ बाउंड्स हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हैं, और आई थिंक खुदा न खास्ता ये जो बिहेवियर्स हैं अब ये नॉर्मल से अब नॉर्मल होना शुरू हो गए हैं, और अब नॉर्मेलिटी बढ़ रही है जो कि आपकी नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रही है, और आपके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा कि अपने नॉर्मल डे टू डे फंक्शंस कर सकें। तो उसमें आई वुड रेकमेंड कि इंस्टेड कि आप उसको डिले करें, बेहतर होगा कि आप अपने कोशिश करें कि कोई ना कोई आप हेल्प ले लें, प्रोफेशनल हेल्प ले लें। प्रोफेशनल हेल्प लेने से ये होगा कि आप उस चीज़ को जल्द अज जल्द रेक्टिफाई कर लेंगे। सो मेंटल हेल्थ यानी कि जहनी सेहत और जिस्मानी सेहत दोनों साथ साथ चलती हैं। आपने दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है। जहाँ जिस्मानी सेहत का सोचेंगे, वहाँ जहनी सेहत का भी सोचें। उसको किसी सूरत में ना सोचेंगे हम इसको बाद में देख लेंगे या डिले कर लेंगे। जो ये ग्रुप है, इसमें हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों को ये अवेयरनेस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों चीज़ों को हमने साथ साथ लुक आफ्टर करना है। सो जो आज की मेरी आपसे बातचीत हुई है, अगर उसको हम रजिस्टर करके कोशिश करें अप्लाई करने में अपने घरों में, अपनी फैमिलीज़ में, अपने सिस्टम्स में, तो विदाउट एनी मेडिकेशन आप इसी चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और इसके आउटकम्स जो हैं वो आपकी जिस्मानी और जहनी से दोनों को बेहतर कर सकते हैं। सो इन केस अगर स्टिल आपके पास कोई क्वेश्चंस हों तो फील फ्री टू पोस्ट इट ऑन द ग्रुप, और आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दैट। वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू द ग्रुप, डॉक्टर आयज़ा का, डॉक्टर इरम का और बाकी उनकी टीम का कि उन्होंने ये ग्रुप क्रिएट किया है। और आई एम श्योर कि इन फ्यूचर इफ़ देयर इज़ अनदर रिक्वेस्ट कि अगर आप किसी और ऐसे इशू पे चाहेंगे कि जो कि मेंटल हेल्थ से लिंक्ड हो, जिसकी ज़रूरत हो, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। With that, I thank you all. Hafiz.